हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने शुरू किया था अबाउट द लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में हमने देखा था कि फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 इंपॉर्टेंट पार्ट थे। और फोटो सिस्टम 2 1 और फोटो सिस्टम 2 इनका जो अल्टीमेट पर्पस होता है लाइट को लाइट जो है उसको एक्सेप्ट करना, उसको हार्वेस्ट करना और उससे फिर लाइक इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट होता है जो कि जिससे कि एटीपी और NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। वहाँ पे हमने फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 में कौन-कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, हमने ये देखा था। उसमें रिएक्शन सेंटर होता है, उसमें लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। तो अल्टीमेटली दैट एटीपी फॉर्मेशन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सो दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फोटोफॉस्फोरिलेशन। सो आज हम इस फोटोफॉस्फोरिलेशन में जो रिलेटेड जो आपके साइकिल होते हैं जिनसे कि जिसमें एक्चुअली फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 का यूटिलाइजेशन होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइकिल, लाइक एक होता है आपका देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइकिल, एक होता है साइक्लिक, दूसरा होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो आज हम उसके बारे में ही स्टडी करेंगे कि साइक्लिक और फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या है और साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या है। देखिए, लाइट रिएक्शन के बाद हम डार्क रिएक्शन स्टडी करेंगे तो आपका एक मेजर ऑफ फोटोसिंथेसिस कंटेंट पूरा हो जाता है। तो लाइक डोंट स्किप एनी लेक्चर। आप पढ़ रहे हो तो कंप्लीटली उस लेक्चर को पढ़िए, अदरवाइज फोटोफॉस्फोरिलेशन और ये सब थोड़ा टिपिकल हो जाता है इन चीज़ों को समझना। तो जो आज हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, फोटो सिस्टम 1 क्या होता है, फोटो सिस्टम 2 क्या होता है, उनकी मैकेनिज्म क्या है, ओके, और इससे एटीपी जो बनता है, NADPH2 बनता है। आज इन सबको हम बहुत सारे टॉप कंटेंट ऐसा था जो स्प्लिटेड थे, अलग-अलग चले गए थे। कहीं फोटो सिस्टम 1 की बात कर रहे हैं, कहीं उसके मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, फिर फोटो सिस्टम 2 की बात कर रहे हैं, फिर उसके मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। तो वैरायटी ऑफ सेगमेंट्स बन गए थे। तो अब इन सेगमेंट्स को मर्ज कर देंगे और एक कंप्लीट कंटेंट बनाएँगे जिसको बोलेंगे फोटोफॉस्फोरिलेशन। ओके। तो फोटोफॉस्फोरिलेशन में कंप्लीट आज हम इसकी स्टडी करेंगे। तो आप ये जो मेन कंटेंट है वो आपका यहाँ से शुरू होता है। आपकी RBSc की बुक में कंटेंट थोड़ा-सा लाइक कह सकता हूँ कंफ्यूजिंग है कि अगर कोई भी बच्चा एक बार में पढ़ के कुछ नहीं समझ सकता, तो दैट्स व्हाई मैंने कंटेंट को बहुत सिंप्लीफाइड कर दिया है और इसकी जो साइकिल मैंने अपने तरीके से बनाई है, जिससे मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगा। ये कंप्लीटली एक बेसिक प्रोसेस है लाइट रिएक्शन का जो हम अच्छे से पढ़ेंगे, वन बाय वन पढ़ेंगे। और डोंट स्किप एनी लाइन कि आप कोई लाइन को आप स्किप कर दो, ऐसा नहीं होगा। हर एक लाइन को आप अच्छे से स्टडी कीजिए। इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, इनका डार्क रिएक्शन में क्या सिग्निफिकेंस है, इन साइक्लिक और नॉन साइक्लिक का क्या बनते हैं, क्या प्रोडक्ट होते हैं, कैसे बनते हैं, एवरीथिंग वी स्टडी इन डिटेल। ओके। सो लाइट स्टार्ट करते हैं। फोटोफॉस्फोरिलेशन का मतलब ये होता है एटीपी फॉर्मेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सन। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैपेसिटी होती है कि वो ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करते हैं और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को एटीपी के रूप में यूटिलाइज करते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया भी था रेस्पिरेशन में कि जो कभी भी हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं ऑक्सीजन के हेल्प से, तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और साथ में उस इलेक्ट्रॉन के थ्रू एनर्जी बनाई जाती है। लेकिन वो एनर्जी फ्री फॉर्म में रहती है और फ्री फॉर्म में जो एनर्जी है उसका हम यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर फ्री फॉर्म में जो एनर्जी होगी वो तो निकलती रहेगी, रिलीज होती रहेगी, तो उसको बांधना जरूरी है। तो उसे बांधने के लिए इसको एटीपी के फॉर्म में सिक्योर किया जाता है। तो लाइक एटीपी है, इस लाइक एटीपी जो है वो ऐसा सब्सटेंसेस है जो कि इस फ्री एनर्जी को कैरी करता है। मतलब केमिक फ्री एनर्जी को हम जब केमिकल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देते हैं तो एटीपी बनता है। ओके। और एटीपी एक ऐसा एनर्जी करेंसी है क्योंकि जो एनर्जी है इसमें फॉस्फेट के बॉन्ड के फॉर्म में स्टोर रहती है। क्लियर। सो लाइक द प्रोसेस थ्रू विच एटीपी सिंथेसाइज होता है बाय द सेल ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ओके। दैट प्रोसेस by the cell of chloroplast in the presence of sunlight, matlab in the presence of sunlight the chloroplast has a capability to synthesize ATP. That process is called the photophosphorylation. ओके। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एटीपी को सिंथेसाइज कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन द क्लोरोप्लास्ट सेल। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द फोटोफॉस्फोरिलेशन। ओके। इसे फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। क्लियर। फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या है? द सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मतलब फोटोफॉस्फोरिलेशन में आपका जो एडीपी के साथ में ऑर्गेनिक फॉस्फेट बाइंड अप हो जाता है और उस एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अगेन मैं बता रहा हूँ, फोटोफॉस्फोरिलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फॉस्फोरिलेशन इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। देखिए दोनों प्रोसेस में एटीपी बनता है बट उनका उनकी जो प्रेजेंस और एब्सेंस का फर्क है। फोटोफॉस्फोरिलेशन एटीपी की प्रेजेंस में बनता है और फॉस्फोरिलेशन एटीपी की प्रेजेंस में नहीं बनता है।
देयर आर द टू टाइप्स ऑफ फोटोफॉस्फोरिलेशन, जिसमें आपका एक आता है कि हम साइक्लिक होता है, नॉन साइक्लिक होता है। सबसे पहले हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन पढ़ेंगे और आप इस पॉइंट को टिक कर लीजिएगा। मतलब एक्चुअली अभी जो आपका एक्चुअली शुरू कैसे करना चाहिए था आरबीएससी में, आपको फॉस्फोरिलेशन के बारे में बताना चाहिए, फिर फोटो सिस्टम के बारे में, क्योंकि इसकी मैकेनिज्म जो आपने पढ़ी ना, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 की मैकेनिज्म, वो पूरी मैकेनिज्म नॉन साइक्लिक में समझ में आएगी आपको, क्योंकि हमने जो पहले ना थ्योरी दी है, फिर वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेट नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेट समझाएं तो समझने में कंफ्यूजन होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब आप नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन पढ़ेंगे, आपके मन में जो लास्ट लेक्चर में जो कंफ्यूजन आ गए होंगे कि फोटो सिस्टम की मैकेनिज्म क्या है, उसका रोल क्या है, कैसे दोनों सिस्टम किसी में काम करते हैं, किसी में साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेट, आपको याद हो तो मैंने बताया था कि फोटो सिस्टम 2 केवल नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में काम करता है, फोटो सिस्टम 1 साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों फोटोफॉस्फोरिलेशन में काम करता है। तो अब हम पढ़ेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ओके, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। इट ऑपरेट एट अ 680 नैनोमीटर वेवलेंथ। ठीक है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है वो 680 नैनोमीटर पे शुरू होता है। ओके, ध्यान रखना, 680 नैनोमीटर वेवलेंथ के ऊपर शुरू होता है। इसमें दोनों टाइप के फोटो सिस्टम काम करते हैं, फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 साइमल्टेनियसली। पहले फोटो सिस्टम 2 काम करता है, फिर फोटो सिस्टम 1 काम करता है, तो दैट्स व्हाई दैट प्रोसेस इज साइमल्टेनियसली प्रोसेस। क्लियर? और ये जो ऑपरेट होता है वो होता है 680 नैनोमीटर वेवलेंथ पे ये ऑपरेट होता है। क्लियर हो गया? एंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूनिडायरेक्शनल, मतलब इसमें जो फ्लो ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो यूनिडायरेक्शनल है, नॉन साइक्लिक है। मतलब कहने का मतलब है, देखिए साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में फर्क क्या है। मतलब जब कोई चीज जहां से शुरू होती है वहीं पर खत्म होती है तो उसको हम साइक्लिक कहते हैं। नॉन साइक्लिक में जहां से शुरू हुआ लेकिन रिटर्न करके वहां पर नहीं आ रहा है, एक लीनियर लाइन बना रहा है, तो इसको हम एक ही डायरेक्शन में काम करता है, इसको हम नॉन साइक्लिक रिएक्शन कहते हैं। और इसको हम जेड स्किम भी बोला जाता है, इस प्रोसेस को हम जेड स्किम भी बोलते हैं, क्योंकि जो स्ट्रक्चर होता है जेड जैसा होता है। ठीक है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो साइकिल में नहीं होता, मतलब एक बार जो इलेक्ट्रॉन निकल गया वो रिटर्न करके वापस नहीं पहुंचता है, वो इलेक्ट्रॉन घूमकर एक प्रोसेस पे जाके खत्म हो जाता है, एक पॉइंट पे जाके खत्म हो जाता है। और इसमें क्या क्या पॉइंट्स इन्वॉल्व है, इसमें स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, मतलब आपके वाटर की स्प्लिटिंग इन्वॉल्व होती है, और एटीपी और NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। आपकी जो मैकेनिज्म पड़ी थी आज आपको मैकेनिज्म समझ में आ जाएगी। इसमें वैरायटी ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से, फेरस अल्फा प्रोटीन, प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोसाइनिन, ओके, साइटोक्रोम B6F और फेराडॉक्सिन प्रोटीन। ओके, ये 5 टाइप डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, और जब प्रोटीन का जो मूवमेंट है इस एक पॉइंट से दूसरी जगह होते हुए पास होता जाता है। ओके, वन बाय वन हम हर चीज को समझेंगे। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन निकलता है लेकिन कभी भी वापस आके वही नहीं पहुंचता है। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द यूनिडायरेक्शनल और नॉन साइक्लिक प्रोसेस। इसमें वाटर की स्प्लिटिंग होती है, एटीपी बनता है और NADPH2 बनता है। क्लियर हो गया? अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, पहले एक बार ये साइकिल देखिएगा, मैं आपको थ्योरी लेटर ऑन समझाऊंगा, फिर आपको पहले साइकिल समझ लीजिए। देखिए, ये पिक्चर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये पिक्चर मैंने एनसीईआरटी से लिया है, जो कि अच्छा पिक्चर था। वहाँ पे आप भी इसको ड्रॉ कर लीजिए, आपके लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे इसमें बहुत अच्छे से समझा रखा है फोटोसिंथेसिस। कंटेंट जो है, जो मतलब कंटेंट है वो आपका मैंने आरबीएससी का, लेकिन जो डायग्राम मुझे अच्छे लगे सीबीएसई वाले वो मैंने आपको यहाँ दे दिए। देखिए, मैंने बताया था कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में दोनों फोटो सिस्टम काम करते हैं, साइमल्टेनियसली काम करते हैं। पहले फोटो सिस्टम 2 काम करता है, पहले फोटो सिस्टम 1 काम करता है। ठीक है, तो ये है आपका, देखिए ये जो पहला है ना, ये जो पहला है, ये देखिए, यहाँ पे आपको दोनों फोटो सिस्टम क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। ये जो है ना, ये है आपका फोटो सिस्टम 1, और ये जो है ये है फोटो सिस्टम 2, और ये है फोटो सिस्टम 1। ठीक है, ये फोटो सिस्टम, ठीक है, तो ये फोटो सिस्टम 1 है। तो फोटो सिस्टम 2 हमेशा ऑपरेट होता है 680 नैनोमीटर के ऊपर, और फोटो सिस्टम ऑपरेट होता है आपका किस पे, 700 नैनोमीटर के ऊपर। मैंने आपको बताया था। तो क्या होता है कि जैसे ही लाइट इनके ऊपर आती है, ध्यान रखना ये साइमल्टेनियसली होता है, सिक्वेंशियली नहीं होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट यू मेक इट क्लियर, ये साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं, सिक्वेंशियली वर्क नहीं करते हैं। तो जब ये साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं तो सबसे पहले इसका जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर जो रिएक्शन सेंटर होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि इसका जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, जो रिएक्शन सेंटर होता है, वो 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब
करेगा? लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम वैरायटी ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। तो क्या होता है, जैसे ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो लाइट को जैसे एब्जॉर्ब करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव होगा और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, देयर इज अ वन पॉइंट जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। फिर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, क्योंकि जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो होता है मेन रिएक्शन सेंटर होता है, क्योंकि लगातार अगर ऐसी स्प्लिटिंग चलती रहेगी, लगातार ऐसे ही वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करता रहेगा, तो एक टाइम वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि हर एक कंपाउंड बना ही इलेक्ट्रॉन्स का होता है। तो वो लगातार अगर उसे इलेक्ट्रॉन निकालोगे, एक बाल्टी में अगर लगातार आप एक ग्लास पानी निकालते रहोगे, तो बाल्टी में पानी खत्म हो जाएगा। तो उसके इलेक्ट्रॉन को रिकवर करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होती है, जिसमें H2O मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है। ध्यान रखना, ये ब्रेक डाउन नहीं है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल ब्रेकडाउन करते हैं ना, तो आपको डिफरेंट मैकेनिज्म मिलता है। तो ये सो ब्रेकडाउन मत बोलिएगा, इसको स्प्लिटिंग बोलते हैं। ये ब्रेकडाउन नहीं बोलिएगा, इसको स्प्लिटिंग बोलते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग होती है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकलता है। ये ऑक्सीजन तो क्या होता है, यहाँ नया ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन तो बाहर निकल आता है, ठीक है, जिसको हम रेस्पिरेशन में यूज करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन, ये वापस से उस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे के उसके ऊपर जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, वो उसको चला जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन की रिकवरी को पूरा किया जा सके। वरना अदरवाइज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की अगर रिकवरी नहीं होगी, तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वाटर की स्प्लिटिंग होती है। वाटर की स्प्लिटिंग का जो मेन पर्पस है, वो है कि जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन का जो लॉस हुआ है, उस इलेक्ट्रॉन का जो लॉस हुआ है, उसको लॉस को रिकवर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल का एक ही काम है, लेकिन फायदे 2 हैं। पहला फायदा क्या हुआ, फायदे 3 लगाइए, 3 फायदे, 2 क्या 3 फायदे हैं। 3 फायदा क्या, कि जो पहली बात, इसका जो इलेक्ट्रॉन है, जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड हो चुके हैं, उस अब ये ध्यान रखना, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ निकलकर इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ आ रहा है, ये तो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है। लेकिन जो क्लोरोफिल के अंदर जो ब्लैंक स्पेस बन गया ना, प्लस साइन आ गया है, ये इलेक्ट्रॉन वहां जाके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है दोबारा से। तो पहली बात तो इलेक्ट्रॉन का ये काम आ गया। दूसरा, ऑक्सीजन निकली, ऑक्सीजन आपको रेस्पिरेशन में काम आती है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन प्लस, यही हाइड्रोजन प्लस NADP के साथ एसोसिएट होके NADPH2 बनाता है। 3 काम है इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई हाइड्रोजन की स्प्लिटिंग होती है। और इसलिए ही वाटर मॉलिक्यूल जनरली प्लांट कंटिन्यूअसली रूट से एब्जॉर्ब करते हैं। जब रूट से एब्जॉर्ब करेंगे, जब भी तो लीफ के ऊपर फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। दैट इज द मेन पर्पस, कि वो वाटर को जितना ज्यादा हो सके उसको एब्जॉर्ब करेंगे। क्लियर? ओके, एंड ये वाटर हम ऊपर से देते हैं, ये तो वही वाटर है जो कि रूट से एब्जॉर्ब किया गया है जाइलम के थ्रू। क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले फोटोसिस्टम 2 ने इलेक्ट्रॉन को लिया, यहाँ पे ATP बनेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से मूव करता हुआ ATP बनेगा, मैं समझाऊंगा आपको। फिर इलेक्ट्रॉन आता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास में, आ गया, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास में आता है। अब इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, देखिए इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ फोटो सिस्टम 2 से घूमता हुआ फोटो सिस्टम 1 के लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के ऊपर आया। ओके, फिर वो चला गया आगे की तरफ। तो जब क्या होता है, यहाँ पर भी लाइट आएगी, और यहाँ का जो रिएक्शन सेंटर है वो 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। अब जैसे ही 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर आ जाएगा। और इस इलेक्ट्रॉन, अब जो यहाँ पे भी तो क्लोरोफिल खाली हो गया, प्लस साइन तो क्लोरोफिल पे आ गया, अब वो इलेक्ट्रॉन इस क्लोरोफिल को रिकवर कर देगा। और जैसे आपने खेला होगा ना, कि जैसे कि आपने गेम खेला होगा, कि जैसे कि खो खो खेलते हैं। जैसे आप खो खो में क्या होता है, कि हम एक लाइन में बैठे होते हैं, तो जैसे एक दूसरे को पुश करता है तो वो भागता है, फिर दूसरा वाला वो वाला पुश तीसरे को करता है, फिर वो भागता है। तो जैसे ही पहली बार का क्या हुआ, जैसे इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ पे क्लोरोफिल के ऊपर प्लस साइन आ गया, तो इसने जाके इलेक्ट्रॉन का क्लोरोफिल को न्यूट्रलाइज कर दिया। वैसे ही जैसे इसके ऊपर लाइट आएगी, तो इससे इलेक्ट्रॉन मूव करके इस फोटो सिस्टम के इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के पास आ गया, तो यहाँ ब्लैंक स्पेस बन गया, तो वो इलेक्ट्रॉन ने इसको रिकवर कर लिया। तो इस तरह से लाइट लगातार ये घूमता रहता है, ये घूमेगा। फिर उसके बाद में ये जो हाइड्रोजन है, वो उसके NADP प्लस के साथ एसोसिएट होकर NADPH2 का फॉर्मेशन करता है, एंड दैट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन द फोटो सिस्टम। देखिए, the whole scheme of electron transfer of electron starting from a PS2 से शुरू होती है, अपहिल टू द रिसेप्टर, मतलब अपहिल मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। देखिए, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, क्योंकि देखिए, अगर किसी को आप नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं, जंप तो कराना पड़ेगा, और जंप के लिए क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स नीचे से ऊपर की तरफ जंप होते हैं। फिर डाउन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन टू द, फिर वो नीचे की तरफ डाउन जाते हैं, नीचे की तरफ डाउन गए, और जाने के बाद में फोटो सिस्टम 1 इनको एक्सेप्ट करता है। फिर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं, एक्साइटेड होने के बाद में फिर अनोदर रिसेप्टर के पास जाते हैं, और फिर वहां पे NADPH2 का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखेंगे अगर आप, ये देखिए जेड बन गया। अब देखिए, सब बता देता हूं मैं, अब देखिए,
देखिए जेड बन गया ना, दिस इज सम जेड स्किन भी कहते हैं क्योंकि जेड शेप का होता है। अब हम इसको समझाएंगे आपको अच्छे तरीके से कि जेड, अब ये पूरी रिएक्शन में आपको अच्छे से समझाऊंगा। एक बार मैंने जस्ट एक नॉलेज के लिए एक क्वेश्चन डाल दिया, एआईपीएमटी में क्वेश्चन आया है एक बार, और इसी से क्वेश्चन रिसेंटली 2020 के अंदर भी आया है, अभी जो नेट का एग्जाम हुआ था। अब देखिए ये जो रिएक्शन चलती है, ये चलती है ग्रेना के अंदर, ये रिएक्शन ग्रेना के अंदर चलती है। तो मतलब अगर मैंने यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन बना दी है, ये जो दिख रहे हैं डॉट 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 दिख रहे हैं, ये आपको दिख रहे हैं डॉट 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 डॉट, जितने भी डॉट 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 दिख रहे हैं, ये स्ट्रोमा है। और इसके अंदर का पार्ट थैलेकॉइड है, मतलब ये दिख रहा है, ये पूरा स्ट्रोमा है, ठीक है, और ये पूरा थैलेकॉइड है, ठीक है। अब थैलेकॉइड में सबसे पहले लाइट को एक्सेप्ट किया जाता है, तो सबसे पहले क्या होगा, फोटो सिस्टम 2 काम आएगा, जो कि 680 नैनोमीटर के लाइट को एब्सॉर्ब करेगा। तो इसने क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को लिया और इलेक्ट्रॉन चले गए प्राइमरी एक्सेप्टर के पास में। फिर उसके बाद में फोटोलाइसिस होगा, और फोटोलाइसिस के बाद में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस पर जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसको रिकवर कर देते हैं। अगेन ध्यान रखना, यहाँ पे सिर्फ सनलाइट की स्प्लिटिंग होती, सॉरी, वाटर की स्प्लिटिंग होती है, और उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो उसके रिएक्शन सेंटर के थ्रू एब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं, और रिएक्शन सेंटर न्यूट्रलाइज हो जाता है। और जहाँ पे अब जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो इलेक्ट्रॉन है जो कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के एक्साइटेशन से निकलेंगे। और जब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो यहाँ पे जो रिएक्शन सेंटर था वहाँ पे +2 चार्ज आ गया, तो इस +2 चार्ज को इस 2 इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू रिकवर कर दिया जाता है। फिर वो प्राइमरी रिसेप्टर के पास इलेक्ट्रॉन आए, जो कि फेरस अल्फा प्रोटीन है। अब इसके पास में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये प्लास्टोक्विनोन को ट्रांसफर किए गए। फिर प्लास्टोक्विनोन के बाद ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F को ट्रांसफर किए गए। फिर ये साइटोक्रोम B6 के बाद ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन को प्लास्टोसाइनिन को ट्रांसफर किए गए, ठीक है। और जब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, मतलब जो प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6F, फिर साइटोक्रोम B6F से प्लास्टोसाइनिन के पास जाते हैं, तो यहाँ पे एक एनर्जी का बाउंस होता है। ध्यान कीजिए, जो हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन की ईटीएस में पढ़ा था, एनर्जी लॉस होती है, क्योंकि लगातार जब इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, अगर आपको मैं कहता हूँ कि चलिए यहाँ से जहाँ पे आज आप हैं वहीं पे बैठे हुए हैं, 1 किलोमीटर वॉक करके आइए, तो क्या होगा, स्टार्टिंग के 100-200 मीटर तो आराम से चलोगे, 300-400 मीटर पे आपकी एनर्जी और कम हो जाएगी, कम होगी। फिर जैसे 600-700 पे जाओगे तो एनर्जी और कम होगी, जैसे आप 900 किलोमीटर तक जाओगे, खत्म हो जाओगे। तो वही यहाँ काम होता है, जब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मूव करते हैं तो एनर्जी का लॉस होता है, बट वो लॉस्ट एनर्जी कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। उस लॉस एनर्जी को एटीपी बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है, उस एटीपी बनाने में उस लॉस एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है। लेकिन ये प्रोसेस, जो लॉस एनर्जी प्रोसेस, तो वही है कि आपका हाइड्रोजन आएगा, और जब उसके लिए क्या होता है, आप उसके लिए होगा क्या कि जब वो, एक मिनट बेटा, हाँ, अब ये जो एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, एटीपी का फॉर्मेशन होता कैसे है, वही होगा कि जो अब ये जो लॉस एनर्जी है, ये लॉस एनर्जी, ये जो एनर्जी का जो लॉस हुआ है, वही एनर्जी यही काम आ रही है कि जो 2 हाइड्रोजन एक्चुअली, ध्यान रखना ये हुआ कैसे, एटीपी बना कैसे, ध्यान रखना अभी एटीपी बना कैसे है, मैं आपको वो समझाऊंगा। कि जो 2 हाइड्रोजन मैंने आपको बताया था ना, कीमोऑस्मोटिक थ्योरी, वही काम आ रही है कि जो 2 हाइड्रोजन स्ट्रोमा में थे, उस एनर्जी की वजह से, जो कि इसकी मेम्ब्रेन भी हाइड्रोजन आयन के लिए इम्परमेबल है, तो जैसे एनर्जी का लॉस हुआ, वो एनर्जी की वजह से 2 हाइड्रोजन आयन अंदर आ गए, और वो 2 हाइड्रोजन आयन ही इससे बाहर निकलेंगे, और जैसे ही वही आपका मेम्ब्रेन चार्ज हो जाएगी, फिर उसको लाइक एनर्जी, हाइड्रोजन आयन एटीपी रिसेप्टर के थ्रू बाहर निकलेंगे और एटीपी बनेगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सिर्फ 2 मिनट के लिए यहाँ रुकिएगा, फिर मैं आपको आगे कंप्लीट कर देता हूँ। प्लास्टोसाइनिन के बाद में इलेक्ट्रॉन फिर जाएगा फोटोसिस्टम 1 के पास में, जो 700 नैनोमीटर के लाइट को एब्सॉर्ब करेगा। फिर 2 फिर मूव होंगे जो फेरोडॉक्सिन के पास जाएंगे। फिर उसके बाद में 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए जाते हैं एनएडीपी प्लस के बाद पास में, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आया, इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आया ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आया, इलेक्ट्रॉन वहीं पर वहीं रह गया। अब सबसे बात क्या होता है कि जो 2 हाइड्रोजन, अभी एटीपी बना कैसा, फिर देखिएगा, ये 2 हाइड्रोजन जो थे, ये और इसके 2 हाइड्रोजन इसके और 2 हाइड्रोजन इसके, दोनों ही एटीपी सिंथेसिस से पास होते हैं। और जैसे ही एटीपी सिंथेसिस से पास होते हैं, अब देखिए मैंने आपको बताया था, इनकी हाइड्रोजन बहुत ज्यादा हाईली एनर्जी वाले होते हैं, ये दोनों हाइड्रोजन, ये तो खैर इतना हाई एनर्जी वाला नहीं होता, बट ये हाइड्रोजन बहुत ज्यादा हाई एनर्जी वाले होते हैं। और जब ये हाइड्रोजन आयन यहाँ से बाहर निकलते हैं, ठीक है, अभी लोअर एनर्जी वाले हो जाते हैं, और जैसे ही यहाँ बाहर निकलेंगे उसी टाइम पर यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा, हो गया उसी टाइम पे एटीपी का फॉर्मेशन। अब ये दोनों हाइड्रोजन जाते हैं और NADPH2 का फॉर्मेशन करते हैं। तो NADPH2 जो बना है वो बना आपका स्ट्रोमा के अंदर बना, ठीक है, थैलेकॉइड में नहीं बनेगा, ये स्ट्रोमा के अंदर बनेगा। ये ऐसा कह सकते हो कि थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन के सरफेस के पास में बनेगा, इट इज जस्ट एडजेसेंट टू द सरफेस ऑफ द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन।
एक बार अगेन ध्यान रखिएगा, तो इसमें एटीपी बन गया और NADPH2 भी बन गया, तो मतलब इलेक्ट्रॉन का जो फाइनल एक्सेप्टर है वो NADP प्लस है। और ये जो फॉर्म रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन जो बनती है, ये एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है जिसका नाम होता है NADP रिडक्टेज एंजाइम। उसकी मदद से ये NADP प्लस इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके NADPH2 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगेन देख लीजिए, सबसे पहले क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं और जाते हैं आपके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से निकलकर प्राइमरी एक्सेप्टर के थ्रू एक्सेप्ट कर ले जाते हैं। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आया, उसका जो उसकी कह सकते हो जो पॉजिटिव चार्ज आया, उसको रिकम्पेंसेट करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स उस पॉजिटिव चार्ज को फिल कर देते हैं और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल न्यूट्रलाइज हो जाता है। हो गया न्यूट्रलाइज बेटा। अब उसके बाद में न्यूट्रलाइज होने के बाद में जो ऑक्सीजन है, ये थैलेकोइड की मेम्ब्रेन से बाहर आ जाता है और हम उसको रेस्पिरेशन में यूटिलाइज करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोसाइनिन PC, जिसको हम घूमता रहता है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, तो घूमने के बाद में घूमता रहेगा और घूमने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 एंड के पास में आता है। ओके, अब जैसे ये घूमेगा तो कंटिन्यूअसली घूमने से इसकी एनर्जी का लॉस होगा। लॉस होने से क्या होगा, ध्यान रखना, लॉस होने से डायरेक्टली एटीपी नहीं बनता। सबसे पहले दो हाइड्रोजन को अंदर लाएंगे, क्योंकि वो हाइड्रोजन आए बस वेट ही कर रहे होते हैं। जैसे एनर्जी का लॉस होगा, उस एनर्जी को यूटिलाइज करके मैं अंदर आ जाऊंगा। अंदर आ गए, अब ये एनर्जी यहाँ पर पहुंच गया। तो जैसे ही ये एटीपी सिंथेसिस से पास होते हैं, जो कि एक चैनल होता है, वहां पर एटीपी का ऑन द स्पॉट फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस पॉइंट के ऊपर एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। फिर ये दोनों हाइड्रोजन बाहर आए, फिर उसने जो NADP प्लस है उसके साथ रिएक्ट करके NADPH2 का फॉर्मेशन कर लिया। AIPMT में जो क्वेश्चन था, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल फोटोसिस्टम आर एक्सेप्टेड बाय फर्स्ट, ठीक है, जो कि सबसे पहले फेराडॉक्सिन, क्यूनॉन, साइटोक्रोम B6F, तो आपका आएगा फेराडॉक्सिन। ये जो है ना FES, इसे हम कहते हैं फेराडॉक्सिन सल्फर प्रोटीन। ठीक है, ये था। फिर भी नहीं समझ में आया, तुमसे क्लास में मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। ओके, अब आएगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ये ऑपरेट होता है 700 नैनोमीटर के ऊपर। एक चीज और, हाँ, अब जो मैंने आपको समझाया था ना, वो थ्योरी पूरी लिखी हुई है, अब आपको समझना आसान रहेगा। In photosystem 2, reaction center chlorophyll absorb a 680 nanometer wavelength of red light, causing electron to become excited and jump into the orbital further from an atomic nucleus। मतलब जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, उससे क्या होता है, उसके न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन रिलीज होके बाहर की तरफ आ जाता है और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के थ्रू एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, फिर फर्दर ये ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब जो कि वैरायटी ऑफ प्रोटीन है जो कि साइटोक्रोम्स के बने होते हैं। साइटोक्रोम्स मतलब ऐसे प्रोटीन जिनको हम कलर कर सकते हो, तो हम साइटोक्रोम प्रोटीन्स कहते हैं। फिर ये ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि ये खुद यूज रखते नहीं है, एक दूसरे को पास करते हैं। देखिए पास क्यों किया जाता है, सिंपल पॉइंट है, ये एक दूसरे को कंटिन्यूअसली ही से पास करते हैं ताकि एटीपी बन जाए। क्योंकि जब वो एक प्रोटीन लगातार एक से दूसरे साइड पास होता रहेगा, तो उससे क्या होगा, एनर्जी लॉस होगी और दो हाइड्रोजन अंदर आएंगे, और जिससे क्या होगा, थैलेकोइड की जो मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ चार्ज हो जाएगी। तो अब उसको चार्ज को खत्म करने के लिए हाइड्रोजन आयन को निकाला जाता है, और जैसे कि 2 हाइड्रोजन आ जाते हैं हम आपके स्ट्रोमा के अंदर। ठीक है बेटा, स्ट्रोमा में आ जाते हैं, और जैसे स्ट्रोमा में आएंगे ऑटोमेटिक वहां पे एटीपी सिंथेटेज एंजाइम की मदद से एडीपी आईपी के साथ में एनोनिक फॉस्फेट के साथ एसोसिएट होकर एटीपी का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, simultaneously electron reduction center of PS1 are also excited when they receive the red light of wavelength P700 nanometer 700 nanometer transfer to the another receptor molecule. Okay, and that again electron then move to the downhill again, and molecule of energy rich NADP plus होता है, जिससे कि NADP plus जो होता है उसका रिडक्शन होता है NADPH2 में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज नथिंग, जो मैंने बताया वही था। ठीक है, अब आता है आपका कि साइक्लिक फोटो सिस्टम क्या होता है, जिसमें 700 नैनोमीटर के ऊपर ऑपरेट होता है। इसमें केवल फोटो सिस्टम 1 काम करता है, और इसकी जो इलेक्ट्रॉन होता है साइक्लिक मूवमेंट में काम करते हैं। मतलब जहां से शुरू होगा इलेक्ट्रॉन घुमा फिरा के वापस आ जाएगा। अब एक सिंपल सी पॉइंट, एक सिंपल सा पॉइंट मैं कहता हूँ, नॉन साइक्लिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आ रहा था, NADP प्लस उसको ले रहा था और वहीं पे खत्म कर दिया। मतलब एक लीनियर रिएक्शन हो गई, यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन हो गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब अगर मान के चलो कि अगर क्लोरोफिल को इलेक्ट्रॉन जो उसने लूज किया था, अगर उसको वापस गेन हो रहा है, रिगेन हो रहा है, तो क्या उसको वाटर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी? कभी नहीं होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन खोया वो वापस आ गया उसके पास में। तो वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग की अब जरूरत ही नहीं है। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में इलेक्ट्रॉन वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होती ही नहीं है। वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग कहाँ होती है? सिर्फ नॉन साइक्लिक में। और जब नॉन साइक्लिक में, जब साइक्लिक में वाटर की स्प्लिटिंग ही नहीं होती है, अब स्प्लिटिंग ही नहीं होती है, तो ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलेगा। अब ऑक्सीजन बाहर भी नहीं निकलेगा, तो फिर ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलेगा। और दूसरा, जब लाइक आपका क्या बनता है, हाइड्रोजन आयन बनते हैं। अब हाइड्रोजन आयन नहीं बनेंगे तो NADPH2 नहीं बनेगा, तो सिर्फ इसमें क्या बनेगा, सिर्फ ATP बनेगा।
ठीक है। यहाँ देखिएगा नंबर ऑफ एटीपीज, उसमें सिर्फ एक एटीपी बनता है और एक NADPH2। अब साइक्लिक में देखते हैं क्या होता है। ओके, चलिए अब इसमें क्या होता है, सिर्फ 2 एटीपी बनते हैं, ऑक्सीजन का मतलब ही नहीं है क्योंकि वाटर की स्प्लिटिंग नहीं हो रही है, इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं होता और ये वैरायटी ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन से पास होता हुआ जाता है प्लास्टोसाइनिन, साइटोक्रोम B6F एंड द फेराडॉक्सिन प्रोटीन, FeS अल्फा प्रोटीन कहते हैं। ओके, ये कुछ इस तरीके से होता है। देखिए लाइट को एक्सेप्ट किया क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, मूव हुआ इलेक्ट्रॉन, अपिल गए और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर ने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद यही इलेक्ट्रॉन दोबारा से क्लोरोफिल के पास वापस आ जाता है घूमकर, वही इलेक्ट्रॉन दोबारा से घूम के क्लोरोफिल ने रीएक्सेप्ट कर लिया। ओके, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन घूम के दोबारा से क्लोरोफिल के पास में आ गया, सो वो क्या हुआ, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हुआ और इसी दौरान यहीं पर ही एटीपी का एक फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, चलिए हाँ, सॉरी, व्हेन द PS1 इज अ फंक्शनल, जब PS1 ही केवल फंक्शनल है, इसमें फोटो सिस्टम 2 तो काम करता ही नहीं है, तो केवल PS1 ही फंक्शनल होता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फोटो सिस्टम में सर्कुलेटेड होता है, जिसे हम साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, सर्कुलेटेड होता है और ए पॉसिबल लोकेशन वेयर दिस कुड बी हैपनिंग इन दिस स्ट्रोमा लैमेली, मतलब ये कहाँ पे होती है रिएक्शन, ये होती है स्ट्रोमा लैमेली के अंदर। स्ट्रोमा लैमेली ध्यान कीजिएगा, दो जो ग्रेनम होते हैं उसको जोड़ने वाली जो पट्टी है, लैमेला है, उसको हम स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। ओके, क्लियर हो गया। While the membrane or lamella of grana have both PS1 और PS2, मेम्ब्रेन और लैमेला ऑफ ग्रेनी, ध्यान रखिए, अब ध्यान रखिएगा, जो ग्रेना की लैमेला है, मतलब जो ग्रेना की बात कर रहे हैं स्पेसिफिक ग्रेना, स्ट्रोमा लैमेली नहीं, उसके अंदर दोनों होते हैं, फोटोसिस्टम 1 भी होता है, फोटोसिस्टम 2 भी होता है, लेकिन स्ट्रोमा लैमेली के पास में सिर्फ और सिर्फ फोटोसिस्टम 1 रहता है। तो और साथ साथ उसमें रिडक्टेज एंजाइम भी नहीं होता, तो जिसकी वजह से स्ट्रोमा लैमेली के ऊपर NADPH2 का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, दिस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट पास टू द NADP+, जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं NADP+ को नहीं जाएंगे, वही घुमा फिरा के दोबारा से फोटोसिस्टम 1 के पास में ही आ जाते हैं। इस प्रोसेस के अंदर केवल एटीपी का ही फॉर्मेशन इन्वॉल्व होता है, NADPH2 का फॉर्मेशन इन्वॉल्व होता ही नहीं है। और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन ऑल्सो अकर व्हेन द ओनली लाइट ऑफ वेवलेंथ बियॉन्ड 680 नैनोमीटर आर अवेलेबल फॉर एक्साइटेशन। ध्यान रखिएगा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जब भी पॉसिबल है जब 700 नैनोमीटर की लाइट मिले, मतलब 680 नैनोमीटर से ऊपर की लाइट मिले। तो ये ध्यान रखना, अगर आपके मन में कंफ्यूजन है कि फोटो सिस्टम साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहाँ पे चलता है, तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहाँ चलेगा, वो चलेगा सिर्फ आपकी ग्रेना की मेम्ब्रेन के ऊपर। ओके, और जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है वो चलेगा आपके स्ट्रोमा लैमेली के अंदर, क्योंकि स्ट्रोमा लैमेली के अंदर सिर्फ फोटोसिस्टम 1 होता है, फोटोसिस्टम 2 नहीं होता और ना ही उसमें NADP रिडक्टेज एंजाइम होता है। क्लियर, देखिए अब इसमें क्या होगा, देखिए फोटोन एक्साइटमेंट हुआ, क्लोरोफिल से मॉलिक्यूल निकल गया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन था फेरस अल्फा प्रोटीन, उसने इलेक्ट्रॉन पास किया फेराडॉक्सिन के थ्रू। और अब ध्यान रखना प्रोसेस वही है, मैंने यहाँ पे एक्चुअली डिस्प्ले नहीं किया क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम होता है, आप भी ऐसे बनाइए तो भी आपको वैसे ही रहेगा, सेम ही रहेगा, कोई गलत नहीं होगा। लेकिन होगा यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन कीमोसिंथेटिक प्रोसेस, कीमोऑस्मोटिक प्रोसेस के थ्रू ही। क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन फेराडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6 के पास में आएगा तो हाइड्रोजन आयन स्ट्रोमा से, ठीक है, स्ट्रोमा लैमेली के अंदर आएंगे और जैसे स्ट्रोमा लैमेली के आएंगे तो स्ट्रोमा लैमेली की जो मेम्ब्रेन होती है वो एक्साइटेड हो जाएगी, मतलब उसमें हाइड्रोजन आयंस ज्यादा बढ़ जाएंगे और जब ज्यादा हाइड्रोजन आयन बढ़ जाएंगे तो मेम्ब्रेन चार्ज हो जाएगी। तो जब चार्ज हो जाएगी तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वही हाइड्रोजन वापस बाहर आएंगे और वो एटीपी सिंथेसिस से बाहर निकलते हुए एटीपी का फॉर्मेशन करेंगे। फिर वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी होगा, उसी तरीके से साइटोक्रोम F के पास जाएगा, वहां पे भी वही कीमोऑस्मोटिक थ्योरी काम आएगी। ओके, फिर प्लास्टोसाइनिन के पास जाएगा, फिर वापस से वही इलेक्ट्रॉन चला गया उसके पास में, दैट इज अ साइक्लिक रिएक्शन। अब बताइए, जब इलेक्ट्रॉन को दोबारा मिल रहा है तो क्यों फिर वो वाटर की स्प्लिटिंग करेगा, और जब वाटर की स्प्लिटिंग ही नहीं हो रही है, ठीक है, तो ना उसे ऑक्सीजन निकलने वाला बाहर, अब ना उसे NADPH2 का फॉर्मेशन होने वाला। ठीक है, तो इस प्रोसेस में 2 एटीपी बनते हैं, नॉन साइक्लिक के अंदर एक एटीपी और एक NADPH2 बनते हैं और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में 2 एटीपी बनते हैं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, सिर्फ होता है एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ना एटीपी बनेगा, ना NADPH2 बनेगा, ना O2 बनेगा। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, देखिए सिग्निफिकेंस यही है कि लाइट रिएक्शन के थ्रू सबसे पहली बात तो एसिमिलेटरी पावर्स बनती हैं, एटीपी बना और NADPH2 बना, जो कि दोनों ही यूज होंगी अब डार्क रिएक्शन के अंदर, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जो कल मैं आपको स्कूल में पढ़ाऊंगा। सेकंड, ऑक्सीजन इससे जो रिलीज होती है एक वाइटल ऑक्सीजन होती है, वाइटल गैस होती है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए रिक्वायर्ड है।
अब आपकी बुक में एक डिफरेंस था साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक के अंदर। अब आपको अगर वो क्लियर फोटोफॉस्फोरिलेशन समझ में आ जाएगा तो डिफरेंस समझ में आ जाएगा। देखिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन केवल पीएस1 पार्टिसिपेट करता है, नॉन साइक्लिक के अंदर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के अंदर वाटर का फोटोलाइसिस नहीं होती है, नॉन साइक्लिक में होती है। साइक्लिक में जब फोटोलाइसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं निकलेगा, इसमें ऑक्सीजन निकलता है। साइक्लिक में सिंथेसिस ही नहीं होगा NADPH2 का, इसमें NADPH2 का सिंथेसिस होता है। दैट इज द डिफरेंस ओनली। ठीक है, आज के लिए चलो इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम डार्क रिएक्शन के बारे में, जो कल हम कोचिंग में पढ़ते हैं, ऑफलाइन पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।